बैंकिंग सेक्टर की स्टेबिलिटी समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि एक बैंक के लिए एसेट क्या होता है। जनरली हम सोचते हैं कि एसेट वो चीज है जो हम ओन करते हैं, लाइक अ हाउस और गोल्ड, राइट? लेकिन बैंक के लिए उसका सबसे बड़ा एसेट वो लोन है जो उसने पब्लिक या कॉर्पोरेट्स को दिया है। वाई? सिंपल है, क्योंकि यही लोन बैंक को इंटरेस्ट इनकम जनरेट करके देता है। जब तक बोरोवर टाइमली ईएमआई पे कर रहा है, वो लोन एक स्टैंडर्ड एसेट है, जैसा कि आप स्लाइड के लेफ्ट साइड में ग्रीन शील्ड के साथ देख रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब रीपेमेंट रुक जाती है। फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक क्रिटिकल टाइमलाइन होती है, 90 डेज। अगर किसी लोन पर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू हो जाए, तो वो एसेट परफॉर्म करना बंद कर देता है। यहीं से जन्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए का। इसको आप टाइमलाइन ऑफ एसेट डिटीरियोरेशन में रेड लाइटनिंग बोल्ट के थ्रू क्लियरली देख सकते हैं, जो एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है। लेकिन सवाल यह है, क्या सभी लोन्स के लिए रूल सेम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्रीकल्चर लोन्स में इनकम डेली या मंथली नहीं आती, वो हार्वेस्ट पर डिपेंड करती है। इसलिए वहां 90 डेज का रूल नहीं, बल्कि क्रॉप सीजन का लॉजिक लगता है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए 2 सीजन्स और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 1 सीजन का वेट किया जाता है। गॉट इट? अब वापस कमर्शियल लोन्स पर आते हैं। जब एक एसेट एनपीए बनता है डे 91, तो बैंक को अपनी इनकम कैलकुलेशन बदलनी पड़ती है। अब वो अक्रूल बेसिस, मतलब मान लेना कि पैसा आएगा, उस पर इनकम रिकॉर्ड नहीं कर सकता। उसे कैश बेसिस, जब पैसा हाथ में आए, उस पर शिफ्ट होना पड़ता है। स्लाइड में आगे बढ़ते हुए देखिए, एनपीए बनने के बाद एसेट की क्वालिटी गिरने लगती है। अगर लोन 12 मंथ्स तक एनपीए रहा, तो वो सब स्टैंडर्ड बन जाता है। देखिए वो येलो क्रैक्ड शील्ड, यहां रिस्क बढ़ गया है। अगर ये सिचुएशन 12 मंथ से और ज्यादा खिंच गई, तो एसेट डाउटफुल कैटेगरी में चला जाता है, ऑरेंज ब्रोकन शील्ड। यहां बैंक को लगने लगता है कि पूरा पैसा वापस आना मुश्किल है। फाइनली जब ये कंफर्म हो जाए कि लोन की कोई वैल्यू नहीं बची और रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तब आरबीआई या ऑडिटर्स उसे लॉस एसेट डिक्लेयर कर देते हैं, ब्लैक बिन आइकन। नोट करें, लॉस एसेट का मतलब ये नहीं कि लोन माफ कर दिया गया। इसका मतलब है कि बैंक ने अपनी बुक्स में मान लिया है कि ये पैसा डूब चुका है और इसे 100% राइट ऑफ करना पड़ेगा। समझ आया? पिछली स्लाइड में हमने देखा कि 90 डेज के बाद एनपीए बनता है। लेकिन क्या बैंक 90 दिन तक हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है? बिल्कुल नहीं। किसी भी बीमारी का इलाज अगर शुरुआती सिम्टम्स में हो जाए, तो पेशेंट यानी लोन अकाउंट को आईसीयू में जाने से बचाया जा सकता है। इसी लॉजिक पर आरबीआई ने स्ट्रेस्ड एसेट रिकॉग्निशन फ्रेमवर्क बनाया है, जो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करता है। स्लाइड के लेफ्ट साइड में स्ट्रेस्ड एसेट थर्मोमीटर को ध्यान से देखिए। जैसे थर्मोमीटर बुखार नापता है, वैसे ही ये सिस्टम लोन का स्ट्रेस नापता है बिफोर इट टर्न्स टॉक्सिक। प्रोसेस सिंपल है। जैसे ही पेमेंट एक दिन भी लेट होती है, अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट यानी एसएमए कैटेगरी में आ जाता है। एसएमए 0 मतलब 1 से 30 दिन की देरी, ये पहली वार्निंग बेल है। अगर देरी 31 से 60 दिन तक पहुंच गई, तो ये एसएमए 1 बन जाता है, जो एस्केलेट होता हुआ स्ट्रेस दिखाता है। और अगर 61 से 90 दिन तक पेमेंट नहीं आई, तो ये एसएमए 2 है। ये क्रिटिकल जोन है, जहां मैंडेटरी रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू करना पड़ता है, ताकि एसेट एनपीए दी एक्सप्लोजन पॉइंट ना बने। क्लियर है? अब स्लाइड के राइट साइड पे फोकस करें। यहां एक कॉन्सेप्ट है डाइवर्जेंस। सोचो जरा, बैंक का मेन काम प्रॉफिट दिखाना है। अगर वो ज्यादा एनपीए दिखाएगा, तो उसका प्रॉफिट कम दिखेगा और शेयर मार्केट में वैल्यू गिरेगी। इसलिए कभी-कभी बैंक्स लोन्स को एवरग्रीनिंग के थ्रू छुपाते हैं, मतलब पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन दे देना। जब आरबीआई इंस्पेक्ट करती है, एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन, तो वो इन छुपाए हुए एनपीएस को पकड़ लेती है। बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए एनपीए और आरबीआई द्वारा असेस किए गए एनपीए के बीच का जो डिफरेंस है, उसे ही डाइवर्जेंस कहते हैं। स्लाइड का बार चार्ट साफ दिखाता है कि कैसे डाइवर्जेंस गैप हिडन स्ट्रेस को एक्सपोज करता है। अगर ये गैप 15% से ज्यादा हो, तो बैंक को पब्लिक डिस्क्लोजर करना पड़ता है। इससे ट्रांसपेरेंसी आती है और इन्वेस्टर्स को बैंक की असली फाइनेंशियल हेल्थ का पता चलता है। मेक सेंस? अब जब हमें पता चल गया कि लोन एनपीए बन चुका है और बैंक का पैसा फंस गया है, तो अगला लॉजिकल सवाल यह है कि बैंक अपने आप को फेल होने से कैसे बचाता है। यहां कॉन्सेप्ट आता है प्रोविजनिंग का। इसे आप एक सेफ्टी मैकेनिज्म समझिए। स्लाइड के लेफ्ट साइड में प्रोविजनिंग बकेट इलस्ट्रेशन को ध्यान से देखिए।
इसमें बैंक अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा निकालकर अलग प्रोविजनिंग बकेट में डाल रहा है। ये पैसा एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। अगर कल को लोन का पैसा वापस नहीं आया तो बैंक के डिपॉजिटर्स का पैसा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि नुकसान की भरपाई इस बकेट से की जाएगी। सिंपल लॉजिक है, जितना पुराना और खराब एनपीए होगा उतनी ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। सब स्टैंडर्ड के लिए कम, लेकिन लॉस एसेट्स के लिए 100% प्रोविजनिंग, मतलब प्योर लॉस के बराबर पैसा प्रॉफिट से अलग रखना पड़ेगा। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो पीसीआर यही बताता है कि टोटल ग्रॉस एनपीएस के मुकाबले बैंक ने कितना पैसा सेफ्टी के लिए अलग रखा है। एक हाई पीसीआर अराउंड 70% इंडिकेट करता है कि बैंक फाइनेंशियल शॉक्स को झेलने के लिए मजबूत है। अब स्लाइड के राइट साइड वाले स्प्लिट स्क्रीन स्कीमेटिक पर आते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझाता है, राइट ऑफ वर्सेस वेव ऑफ। लिसन केयरफुली, अक्सर लोग इन दोनों को सेम समझते हैं, पर ये अलग हैं। लेफ्ट में टेक्निकल राइट ऑफ है, यहाँ अकाउंटेंट सिर्फ बैलेंस शीट को क्लीन कर रहा है। लोन को एसेट साइड से हटाकर लॉस साइड में डाल दिया जाता है ताकि बुक्स साफ दिखें और टैक्स बेनिफिट मिले। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बोरोवर की लायबिलिटी खत्म नहीं होती, बैंक के पास अभी भी राइट टू रिकवरी है। दूसरी तरफ राइट साइड में लोन वेवर है, जो यूजुअली गवर्नमेंट करती है, जैसे फार्म लोन वेवर्स। इसमें बोरोवर की लायबिलिटी पूरी तरह एक्सटिंग्विश खत्म हो जाती है। गवर्नमेंट बैंक को कॉम्पेंसेट करती है, लेकिन बोरोवर अब कर्ज मुक्त हो जाता है। वेव ऑफ से मॉरल हैजर्ड का रिस्क बढ़ता है, क्योंकि लोगों को लगने लगता है कि लोन वापस करने की जरूरत ही नहीं है, कभी ना कभी माफ हो जाएगा। समझ आया डिफरेंस? देखो, प्रोविजनिंग और राइट ऑफ तो इंटरनल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स हैं, लेकिन असली गोल तो पैसा वापस लाना, रिकवरी है। भारत में रिकवरी मैकेनिज्म्स का एवोल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। पहले बैंक सिविल कोर्ट्स में केस लड़ते थे, जहां सालों लग जाते थे। इस डिले को खत्म करने के लिए नए टूल्स लाए गए। स्लाइड के राइट साइड में रिकवरी रूट डिसीजन ट्री को देखिए, जो बताता है कि लोन के साइज और नेचर के हिसाब से कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। सबसे पहला लेवल है लोक अदालत्स। ये छोटे लोन्स अप टू ₹20 लाख के लिए होते हैं। यहाँ फोकस लड़ाई पर नहीं, बल्कि कॉम्प्रोमाइज पर होता है। ये एक नॉन एडवर्सेरियल सिस्टम है, जहाँ बैंक और बोरोवर मिल बैठकर फैसला करते हैं। इसका डिसीजन फाइनल होता है। लेकिन अगर लोन बड़ा है, ग्रेटर देन ₹20 लाख, तो मामला डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स डीआरटीज में जाता है। डीआरटी स्पेशल कोर्ट्स हैं, जो सिर्फ लोन रिकवरी के लिए बनाई गई थी, ताकि सिविल कोर्ट्स का बर्डन कम हो। प्रोसेस सिंपल होना चाहिए, एप्लीकेशन, समन्स और रिकवरी सर्टिफिकेट। लेकिन रियलिटी में डीआरटीज में भी अब हैवी पेंडेंसी और डिलेज देखने को मिलते हैं। इसलिए पार्लियामेंट ने बैंक्स को एक ब्रह्मास्त्र दिया, सारफेसी एक्ट 2002। इस एक्ट का कोर पावर है नो कोर्ट इंटरवेंशन। अगर लोन सिक्योर्ड है, मतलब कुछ गिरवी रखा है, तो बैंक बिना कोर्ट गए उस एसेट को सीज कर सकता है और बेच सकता है। स्लाइड में सारफेसी एनफोर्समेंट साइकिल देखिए। नोटिस भेजो 60 डेज का, एसेट का कब्जा लो और ऑक्शन कर दो। ये बैंक्स के लिए सबसे पावरफुल टूल है। लेकिन यहाँ एक बड़ा एक्सक्लूजन है जो याद रखना जरूरी है। सारफेसी एक्ट एग्रीकल्चरल लैंड पर अप्लाई नहीं होता। ये एक्सेप्शन इसलिए है ताकि फार्मर्स की रोजी रोटी ना छिने। तो अगर लोन कॉर्पोरेट है और सिक्योर्ड है, तो सारफेसी सबसे तेज रास्ता है। लेकिन अगर अनसिक्योर्ड है या एग्रीकल्चरल है, तो दूसरे रास्ते अपनाने पड़ते हैं। क्लियर? लिसन, सारे पुराने रिकवरी टूल्स, लोक अदालत, डीआरटी, सारफेसी में एक कमी थी। ये स्कैटर्ड थे और इनएफिशिएंट हो रहे थे। इसलिए 2016 में एक क्रांतिकारी बदलाव आया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी। इसे हम पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं, क्योंकि इसने पावर डायनामिक्स को पूरी तरह पलट दिया। कैसे? पहले सिस्टम डेटर इन पोजेशन था, मतलब कंपनी फेल होने के बावजूद पुराना मालिक, प्रमोटर ही गद्दी पर बैठा रहता था। आईबीसी ने इसे क्रेडिटर इन कंट्रोल कर दिया। जैसे ही डिफॉल्ट होता है, ग्रेटर देन 1 करोड़, मैनेजमेंट का कंट्रोल प्रमोटर से छीनकर एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, आईपी को दे दिया जाता है। स्लाइड के सीआईआरपी प्रोसेस लूप में आप देख सकते हैं कि यह प्रोसेस टाइम बाउंड है, 330 डेज का हार्ड स्टॉप। ये डर कि मेरी कंपनी मुझसे छीन जाएगी, प्रमोटर्स को मजबूर करता है कि वो सेटलमेंट करें। आईबीसी का पूरा इकोसिस्टम 4 पिलर्स पर टिका है:
IBBI जो रेगुलेटर है, IPs जो प्रोसेस चलाते हैं, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज जो डेटा स्टोर करते हैं और एडजुडिकेटर्स NCLT फॉर कंपनीज। प्रोसेस शुरू होने पर एक COC बनती है। ये फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का ग्रुप है जो कंपनी के फ्यूचर का फैसला करता है कि उसे रिवाइव करना है या बेचना है। इनका डिसीजन 66% वोटिंग शेयर से होता है। लेकिन अगर कोई रेजोल्यूशन प्लान काम न करे तो लास्ट ऑप्शन होता है लिक्विडेशन, मतलब कंपनी को बंद करके उसका सामान बेच देना। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है जो स्लाइड के बॉटम राइट में वाटरफॉल मैकेनिज्म पिरामिड से दिखाया गया है। जब कंपनी बिकती है तो पैसा किस ऑर्डर में बटेगा? सबसे पहले CIRP की कॉस्ट निकाली जाएगी, उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और वर्कमैन मजदूर का नंबर आता है। नोट करें, सरकार गवर्नमेंट ड्यूज का नंबर काफी नीचे आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के भी बाद। ये हायरार्की इसलिए बनाई गई है ताकि बैंक्स सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को सबसे पहले पैसा मिले और क्रेडिट मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो मालिक थे वो सबसे एंड में आते हैं, जो कि रिस्क लेने का लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है, राइट? अच्छा, IBC एक सफल कानून रहा है, लेकिन उसमें भी चैलेंजेस थे। IBC का प्रोसेस बहुत कॉस्टली है और समय लेता है। जो बड़ी कंपनीज, लार्ज कॉर्पोरेट्स के लिए तो ठीक है, लेकिन छोटी कंपनीज, MSMEs के लिए ये वायबल नहीं था। MSMEs के लिए अपनी कंपनी का कंट्रोल खोना, क्रेडिटर इन कंट्रोल, एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था, क्योंकि छोटे बिजनेसेस अक्सर प्रमोटर सेंट्रिक होते हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए एक नया हाइब्रिड मॉडल लाया गया, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, PPRIP। स्लाइड के लेफ्ट साइड में जो तराजू बैलेंस स्केल है वो इस डिफरेंस को बेहतरीन ढंग से दिखाता है। जहां CIRP में 330 दिन लगते हैं और कंट्रोल क्रेडिटर के पास होता है, वही PPRIP फास्ट है, सिर्फ 120 दिन, और इसमें डेटर इन पोजेशन मॉडल वापस लाया गया है। मतलब MSME का प्रमोटर मैनेजमेंट में बना रहता है, लेकिन रेजोल्यूशन प्रोसेस चलता रहता है। ये कॉस्ट और डिसरप्शन दोनों को कम करता है। लेकिन अगर प्रमोटर ही कंट्रोल में है और वही प्लान बना रहा है, तो क्रेडिटर्स को कैसे भरोसा होगा कि उन्हें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है? प्रमोटर तो कम पैसा देकर कंपनी वापस लेना चाहेगा। यहां एंटर करता है स्विस चैलेंज मैकेनिज्म, जो स्लाइड के राइट साइड में इलस्ट्रेट किया गया है। इस प्रोसेस में पहले प्रमोटर अपना एक बेस प्लान सबमिट करता है, इनिशियल ऑफर। इस प्लान को फिर ओपन मार्केट में रखा जाता है ताकि बाहर के इन्वेस्टर्स इससे बेहतर बोली बिड लगा सके। इमेजिन करें एक हाई जंप का कंपटीशन है। प्रमोटर ने एक हाइट सेट कर दी, बेस प्लान। अब आउटसाइडर चैलेंजर्स को उससे ऊंची छलांग लगानी है। अगर कोई आउटसाइडर बेहतर ऑफर देता है तो प्रमोटर के पास दो रास्ते हैं, या तो वो उस नई ऑफर को मैच करे, मैच और लूज, या फिर अपनी कंपनी से हाथ धो बैठे। इस मैकेनिज्म से ये इंश्योर होता है कि वैल्यू मैक्सिमाइजेशन हो, क्रेडिटर्स को बेस्ट पॉसिबल पैसा मिले, चाहे वो प्रमोटर से आए या किसी नए इन्वेस्टर से। इस तरह PPRIP स्पीड, कंट्रोल और वैल्यू रिकवरी के बीच एक फाइन बैलेंस क्रिएट करता है, स्पेसिफिकली MSMEs के लिए। इंटरेस्टिंग, राइट? नाउ फोकस। अभी तक हमने देखा कि इंडिविजुअल बैंक्स अपने बैड लोन्स को कैसे हैंडल करते हैं, लेकिन जब पूरे बैंकिंग सिस्टम में NPAs की बाढ़ आ जाए तो एक एक करके सफाई करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति के लिए एक सिस्टमैटिक सॉल्यूशन बनाया गया, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, NARCL, जिसे आम भाषा में बैड बैंक कहा जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है बैंक्स की बैलेंस शीट्स को इंस्टेंटली क्लीन करना, ताकि वो वापस लेंडिंग पर फोकस कर सके। स्लाइड का लेफ्ट साइड स्ट्रक्चर समझाता है। ये एक ट्विन आर्किटेक्चर है। पहला यूनिट है NARCL, जो कि एक बैड बैंक है। इसका काम है कमर्शियल बैंक से उनके टॉक्सिक एसेट्स NPAs को खरीद कर एग्रीगेट इकट्ठा करना। इसमें मेजॉरिटी ओनरशिप पब्लिक सेक्टर बैंक्स की है। दूसरा यूनिट है IDRCL, जो एक सर्विस कंपनी है। इसका काम है इन एसेट्स को मैनेज करना और मार्केट में बेचकर वैल्यू निकालना। यहाँ प्राइवेट बैंक्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा है ताकि प्रोफेशनल एफिशिएंसी आए। इस पूरे मॉडल की जान है इसका एक्विजिशन मॉडल, जो स्लाइड के राइट साइड में डोनट चार्ट के थ्रू दिखाया गया है, द 1585 स्ट्रक्चर। जब NARCL किसी बैंक से बैड लोन खरीदता है तो वो 100% कैश नहीं देता, वो सिर्फ 15% पैसा अपफ्रंट कैश के रूप में देता है। बाकी का 85% वो सिक्योरिटी रिसीट्स SRs के रूप में देता है।
एसआर्स एक तरह का वादा, प्रॉमिसरी नोट है कि जब हम इस एसेट को बेचेंगे तब आपको पैसा देंगे। लेकिन बैंक्स इन कागज के टुकड़ों एसआर्स पर भरोसा क्यों करें? यहां रोल आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। स्लाइड में अम्ब्रेला छता ये दर्शाता है कि गवर्नमेंट इन सिक्योरिटी रिसीट्स पर सॉवरेन गारंटी देती है, वैलिड फॉर 5 इयर्स। अगर 5 साल बाद बैड बैंक एसेट को बेचकर उतना पैसा रिकवर नहीं कर पाया जितने का वादा किया था, शॉर्टफॉल, तो वो कमी सरकार पूरी करेगी। इस गारंटी से बैंक्स निश्चिंत होकर अपनी बैलेंस शीट साफ कर लेते हैं। इस प्रोसेस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंटर क्रेडिटर कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अब सारे बैड लोन्स एक ही एंटिटी NARCL के पास हैं, जो फास्टर डिसीजन मेकिंग इंश्योर करता है। समझ गए? हमने अब तक NPA साइकिल, प्रोविजनिंग, रिकवरी टूल्स और बैड बैंक को समझ लिया। लेकिन ये सब रिफॉर्म्स अचानक क्यों आए? इसकी नींव रखी गई थी 2015 में, जब RBI अंडर रघुराम राजन ने एसेट क्वालिटी रिव्यू AQR शुरू किया। उस वक्त बैंक्स एक कल्चर फॉलो कर रहे थे जिसे कहते हैं एक्सटेंड एंड प्रिटेंड। मतलब लोन को एक्सटेंड करते रहो और प्रिटेंड करो कि सब ठीक है। AQR एक एक्सरे डायग्नोस्टिक की तरह आया, जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है। इसने बैंक्स की बैलेंस शीट्स के अंदर छिपी हुई गंदगी, हिडन NPAs और ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, स्ट्रेस्ड बैंक्स लेंडिंग टू स्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट्स को एक्सपोज कर दिया। AQR का मकसद था कंसीलमेंट, छुपाना, से रिकग्निशन, मानना की तरफ बढ़ना। जब गंदगी सामने आई तभी इंद्रधनुष प्लान जैसे रिकैपिटलाइजेशन मेजर्स की जरूरत महसूस हुई। तो अब हम एक बैंक की हेल्थ को कैसे मेजर करते हैं? स्लाइड के राइट साइड में बैंक हेल्थ डैशबोर्ड 3 क्रिटिकल पैरामीटर्स दिखाता है जो हर लर्नर को पता होने चाहिए। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है CARR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। इसे आप एक बफर या कुशन समझिए। बेसिल 3 नॉर्म्स के हिसाब से ये मिनिमम 11.5% होना चाहिए। 9% मिन प्लस 2.5% कॉन्जर्वेशन बफर। फॉर्मूला सिंपल है, बैंक के पास अपना कैपिटल टियर 1+2 कितना है डिवाइडेड बाय उसने कितना रिस्की लोन दिया है। अगर ये मीटर ग्रीन जोन ग्रेटर दैन 11.5% में है तो बैंक सेफ है। दूसरा पैरामीटर है नेट NPA रेशियो। ग्रॉस NPA तो टोटल बैड लोन्स हैं, लेकिन नेट NPA वो रिस्क है जो अभी कवर नहीं हुआ। ग्रॉस NPA माइनस प्रोविजंस, ये बताता है कि एक्चुअल में बैंक कितने खतरे में है। तीसरा है लेवरेज रेशियो। ये देखता है कि बैंक ने अपने कैपिटल के मुकाबले कितना टोटल एक्सपोजर उधार ले रखा है। ये एक्सेसिव बोरोइंग को रोकता है। इन तीनों मीटर्स, कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी रिस्क और प्रोविजन कवरेज PCR को देखकर ही हम बता सकते हैं कि कोई बैंक फाइनेंशियली हेल्दी है या ICU में जाने वाला है। क्लियर है सब कुछ?